रीट एग्जाम 2025 गणित शिक्षण विधियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करवाना, समस्या समाधान, कौशल विकसित करना, रटने की क्षमता बढ़ाना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ठीक है, समस्या का समाधान कौशल विकसित करना, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित की पढ़ाई बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित करती है? तार्किक सोच, केवल स्मरण शक्ति, अनुकरणीय सोच या फिर केवल संज्ञानात्मक ज्ञान। तो गणित की पढ़ाई से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो तार्किक सोच होती है ना, वो विकसित होती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तार्किक सोच है वो बच्चे के अंदर विकसित होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में अभिवर्ती यानी एटीट्यूड का क्या महत्व है? गणित के प्रति रुचि विकसित करना, गणितीय प्रतीकों को समझना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना या गणित को कठिन विषय समझना। तो अभिवर्ती का जो महत्व है गणित शिक्षण में, उसका जो मुख्य महत्व क्या है कि गणित के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो प्रायोगिक विधि होती है, प्रैक्टिकल होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना, सूत्रों को याद करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना या फिर केवल किताबों पर निर्भर रहना। तो प्रायोगिक विधि से क्या होता है कि गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में नवाचार का क्या महत्व है? गणित शिक्षण में नवाचार, यह छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ाता है, केवल परंपरागत विधियों पर निर्भर करता है, केवल अध्यापक के लिए उपयोगी होता है, विषय को और कठिन बनाता है। तो नवाचार का क्या महत्व है गणित शिक्षण में कि इससे क्या होता है कि छात्रों की सृजनात्मक को बढ़ाता है, यानी छात्रों की जो सृजनात्मक शक्ति होती है उसको जो बढ़ाता है। ठीक है, उस कला को है वो विकसित करता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित विधि, रटने की विधि या केवल प्रश्नोत्तर विधि। तो गणित शिक्षण की जो सबसे प्रभावी विधि है वो कौन सी मानी जाती है? गतिविधि आधारित जो विधि होती है वो सबसे प्रभावी मानी जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिविधि आधारित विधि जो होती है वो गणित शिक्षण की सबसे अधिक प्रभावी विधि मानी जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल उत्तर देना होता है, छात्रों को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना होता है, केवल निर्देश देना होता है या फिर सीधे उत्तर बता देना होता है? तो डिस्कवरी विधि नाम से ही पता चल रहा है कि छात्र को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, डिस्कवरी विधि में शिक्षक की भूमिका होती है कि छात्र को स्वयं खोजने के लिए है वो प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में हैंड्स ऑन लर्निंग का क्या अर्थ है? प्रयोगों एवं गतिविधियों द्वारा सीखना, केवल किताबें पढ़ना, रटकर उत्तर देना, बिना समझे गणनाएं करना। तो हेड्स ऑन लर्निंग का क्या मतलब है कि प्रयोगों और गतिविधियों के द्वारा सीखना। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित को रोचक बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? खेल विधि का, केवल व्याख्यान विधि का, केवल गृह कार्य देना या फिर केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो गणित को रोचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? खेल विधि को उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित की समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ क्या है? समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ, यह तार्किक क्षमता बढ़ाती है, केवल सूत्र याद करने में सहायता होती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक होती है। तो समस्या समाधान जो विधि है उसका मुख्य लाभ है कि यह तार्किक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ है कि यह तार्किक क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सामग्री कौन सी है? जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सामग्री अबेकस और ज्यामितीय आकृतियां, केवल पाठ्य पुस्तकें, केवल गणितीय सूत्रों की सूची, केवल शिक्षक के नोट्स। तो जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें अबेकस और ज्यामितीय जो आकृतियां हैं वो गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी होती हैं। ठीक है, इनसे जो है वो बच्चा ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि गणित शिक्षण में आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीक का क्या लाभ है? अवधारणाओं को दृश्य रूप में स्पष्ट करना, केवल मनोरंजन के लिए, गणितीय गणनाओं को कठिन बनाना या फिर केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीकी का लाभ क्या है? इसका जो लाभ है कि अवधारणाओं को दृश्य रूप से स्पष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग क्या है? ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका उपयोग क्या है? अवधारणाओं को चित्रों एवं गणनाओं द्वारा स्पष्ट करना, केवल लिखित पाठ पढ़ाना, केवल नोट्स लिखाना, केवल सूत्र याद करवाना। तो ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग क्या हो जाएगा कि अवधारणाओं को चित्रों और गणनाओं के द्वारा स्पष्ट करना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गणित या अवधारणाओं को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रयोग और मॉडल का उपयोग, केवल परिभाषाएं रटाना, केवल लिखित परीक्षा देना, केवल मौखिक शिक्षण देना। तो सबसे अच्छा तरीका समझाने का वो क्या है कि प्रयोग और मॉडल का उपयोग करना। ठीक है, प्रयोग और मॉडल का उपयोग करके समझाना। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में रंगीन चार्ट और फ्लैश कार्ड का उपयोग क्या है? अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, केवल कक्षा की सजावट के लिए, केवल शिक्षक की सुविधा के लिए या फिर गणित को कठिन बनाने के लिए। तो रंगीन चार्ट और फ्लैश कार्ड का उपयोग है वो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? यानी समय समय पर जो मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की समग्र प्रगति का आकलन करना, केवल परीक्षा अंकों पर ध्यान देना, केवल कक्षा में उपस्थिति देखना या फिर केवल रटने की क्षमता देखना। तो सीसीई यानी सतत व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की समग्र प्रकृति जो प्रगति होती है उसका आकलन करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना, केवल अंतिम परीक्षा लेना, केवल गृह कार्य देना या फिर केवल मौखिक परीक्षा लेना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है व्यापक मूल्यांकन करना। ठीक है, जो छात्र की प्रगति है, छात्र की मूल्यांकन करना, सतत मूल्यांकन करना। ठीक है, छात्र की प्रतिभा का सतत मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित के मूल्यांकन में विविधता का क्या लाभ है? विभिन्न प्रकार के छात्रों की क्षमताओं को पहचानना, केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान देना या फिर केवल उच्च स्तर के छात्रों का मूल्यांकन करना। तो विविधता का क्या लाभ है कि विभिन्न प्रकार के छात्र की क्षमताएं होती हैं उनको पहचान पहचान की जाती है। ठीक है, विविधता यानी मूल्यांकन के अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करने का क्या लाभ है कि जो छात्र के अंदर जो अलग अलग क्षमताएं होती हैं उनकी पहचान की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणितीय अवधारणाओं की समझ की जांच करना, केवल रटने की क्षमता मापना, केवल मौखिक उत्तर लेना, केवल परीक्षा लिखित परीक्षा पर ध्यान देना। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो गणित की अवधारणा होती है उनकी समझ की जांच करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं उनकी समझ की जांच की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का क्या महत्व है? छात्रों की गलतियों को सुधारना, केवल सजा देना, केवल गलत उत्तर गिनना या फिर केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की गलतियों को सुधारना। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण जो गलती की है उसको उसके अंदर सुधार किया जाए। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? छात्र की रुचि और गति के अनुसार पढ़ाना, केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन कराना, केवल रटने की प्रक्रिया अपनाना या फिर गणितीय नियमों को याद करना। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है कि छात्र की रुचि और गति के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रूनर के अनुसार गणित शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? खोज आधारित शिक्षण, व्याख्यान आधारित शिक्षण, रटने की विधि या फिर केवल परीक्षा आधारित विधि। तो ब्रूनर के अनुसार गणित शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? खोज आधारित विधि, डिस्कवरी लर्निंग जो है वो गणित शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में सीखने के स्तर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 2 या फिर 5? तो सीखने के जो स्तर हैं वो गणित शिक्षण के अंदर 3 होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत गणित शिक्षण में सबसे अधिक प्रभावी होता है? गतिविधि सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, केवल स्मृति पर आधारित सिद्धांत या फिर केवल परीक्षा आधारित शिक्षण। ठीक है, तो गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी तरीका होता है गतिविधि सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए गणित को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, गणितीय खेल और गतिविधियां, केवल अंकगणितीय गणना, कठिन समस्याओं का अभ्यास कराना या फिर केवल किताब पर निर्भरता। तो क्या है कि गणित को रुचिकर बनाने के लिए ना गणितीय खेल और गतिविधियां हैं वो आवश्यक हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर महत्वपूर्ण होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनशील अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पियाजे के अनुसार है वो कौन सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि स्किनर के अनुसार गणित अधिगम की कौन सी विधि है वो उपयोगी होती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुबंधन, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रत्यक्ष निरीक्षण या फिर खोज आधारित शिक्षण। तो स्किनर के अनुसार जो क्या है कि गणित का जो अधिगम कौन सा उपयोगी होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गणितीय सोच विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तार्किक विश्लेषण, केवल गणनाएं करना, केवल सूत्र रटना या फिर केवल परीक्षा देना। तो गणितीय सोच विकसित करने का महत्वपूर्ण कारक है तार्किक विश्लेषण। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों में गणितीय क्षमता का आकलन कैसे किया जाता है? गतिविधि आधारित मूल्यांकन द्वारा, केवल परीक्षा के माध्यम से, केवल गृह कार्य देकर या फिर केवल मौखिक परीक्षा से। तो गणितीय क्षमता का जो आकलन है वो गतिविधि आधारित मूल्यांकन के द्वारा पता लगता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित शिक्षण में वृत्त चित्र विधि, वेन डायग्राम मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेट थ्योरी और तार्किक संबंध समझाने के लिए, गणितीय गणनाएं करने के लिए, विभाजन और गुणा सिखाने के लिए या फिर केवल रेखागणित पढ़ाने के लिए। तो वेन डायग्राम जो मेथड है उसका उपयोग है वो सेट थ्योरी और तार्किक संबंध समझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।